बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने के साथ साथ अब 2029 की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिस हिसाब से बीजेपी ने नायब सैनी के मंत्रिमंडल में सभी 10 बड़ी जातियों को भागीदारी देने का काम किया है, हिस्सेदारी देने का काम किया है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी सिर्फ 2024 के जीत से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो 2029 की सत्ता के रास्ते पर भी आगे बढ़ गई है। इसलिए बीजेपी ने नायब सैनी के मंत्रिमंडल में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा बेहतर चेहरों को भागीदारी देने का काम किया है। लेकिन इस भागीदारी के अंदर एक बड़ी जाति और 2 एरिया से छूट गए हैं जिनको सरकार में शामिल किया जाना बेहद ज़रूरी है। जो एकमात्र जाति बची है वो कौन सी है और 2 एरिया ऐसे कौन से हैं जिनको सरकार में हिस्सेदारी देना बेहद ज़रूरी है, उनको जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। बीजेपी ने नायब सैनी की सरकार में वैसे तो तमाम बड़ी जातियों को शामिल करके एक बैलेंस करने का काम किया है, सबसे बेहतर विकल्पों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया है, लेकिन रोड जाति हिस्सेदारी लेने से वंचित रह गई है। 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी रोड बिरादरी ने बीजेपी को बम्पर समर्थन देने का काम किया है। आधा दर्जन सीटों पर रोड वोटर तय करते हैं कि हार जीत किसकी होगी। अब यही रोड वोटर सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इस हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा पद बचा हुआ है वो है विधानसभा के स्पीकर का। विधानसभा के स्पीकर पद पर अब रोड बिरादरी के हरविंदर कल्याण की नियुक्ति पक्की नजर आ रही है। गोंडा से लगातार 3 बार विधायक बने हरविंदर कल्याण की तैनाती पर नियुक्ति पर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर भी लग सकती है। इसके जरिए बीजेपी दूसरा लक्ष्य भी हासिल करने का काम करेगी। वो लक्ष्य है करनाल जिले की हिस्सेदारी। करनाल जिला 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 साल सत्ता का पावर सेंटर रहा है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी दोनों ने ही यहीं से सरकार चलाई है, दोनों यहीं से विधायक भी बने, लेकिन अब नायब सैनी की दूसरी सरकार में करनाल जिले को भी भागीदारी नहीं मिली है। हरविंदर कल्याण को स्पीकर बनाकर करनाल जिले की भागीदारी भी इसमें शामिल कर दी जाएगी। यानी हरविंदर कल्याण के जरिए रोड बिरादरी और करनाल जिला दोनों ही सरकार में एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों की सरकार में हिस्सेदारी हो जाएंगी। जो दूसरा पद अभी सरकार के पास खाली है वो है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर का पद 2019 से 2024 के बीच में रणवीर गंगवा के पास में था। अब रणवीर गंगवा को मंत्री बनाया जा चुका है और बीजेपी नए डिप्टी स्पीकर की तलाश कर रही है। नए डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी के पास सबसे जो जरूरी जाति भागीदारी के लिए बच जाती है, जिसकी भागीदारी कम रही है, उम्मीदों से कम रही है, वो जाती है पंजाबी बिरादरी। पंजाबी बिरादरी को 9 विधायकों के बावजूद नायब सैनी के मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही पद मिला है और उसके लिए अब कोटा बढ़ाया जाना जरूरी है। और कोटा बढ़ाने के लिए डिप्टी स्पीकर के अलावा बीजेपी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी डिप्टी स्पीकर के पद पर किस पंजाबी नेता को तोहफा देने का काम करे, जिम्मेदारी देने का काम करे, नियुक्ति करने का काम करे। इस पद के ऊपर जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा सबसे परफेक्ट चॉइस नजर आते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि कृष्ण मिड्ढा भी लगातार 30 बार विधायक बने हैं और जींद जिले की भागीदारी इस सरकार में नहीं है। जींद जिला प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और सत्ता का फैसला भी यहीं से होता है। इस बार जींद जिले की 5 में से 4 सीटों के ऊपर बीजेपी के विधायक बने हैं। वैसे तो मंत्री के तौर पर कृष्ण बेदी नरवाना से आते हैं, लेकिन उनकी गिनती सिरसा पार्लियामेंट में की गई है। ऐसे में जींद जिले की भागीदारी के तौर पर कृष्ण मिड्ढा को ही सबसे परफेक्ट सिलेक्शन के तौर पर लिया जा सकता है। कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बनाने से जहां जींद जिले की भरपूर भागीदारी हो जाएगी, वहीं पंजाबी बिरादरी में भी इसका बड़ा मैसेज जाएगा। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इस मामले में क्या फैसला लेती है, बीजेपी इस मामले में क्या सही फैसला लेती है। बीजेपी के लिए करनाल और जींद जिले की पूरी भागीदारी करना बेहद जरूरी है। इसलिए स्पीकर के पद के ऊपर हरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए कृष्ण मिड्ढा सबसे जरूरी और परफेक्ट चॉइस नजर आते हैं। अब फैसला लेने की बारी नायब सैनी और बीजेपी हाईकमान की है और ये फैसला आज शाम तक आ सकता है। आप हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्ढा की नियुक्ति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। स्पीकर के तौर पर क्या हरविंदर कल्याण पूरी तरह से सफल रहेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कृष्ण मिड्ढा को
डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी देना क्यों जरूरी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।